हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ फरू में। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमिना दैट अकर एट द सरफेसेस और इंटरफेसेस। सरफेस केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें सरफेस पर या फिर इंटरफेस पर जो फिनोमिना होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, ये इसका ऊपर क्या है, सरफेस है। इसमें दूसरा टर्म आया इंटरफेस। जब भी कोई दो सब्सटेंस होंगे वो आपस में जहाँ पर मिलेंगे, उस मिलने वाली जो जगह होगी उसे कहते हैं हम इंटरफेस। मान लीजिए पहला सब्सटेंस ये है, दूसरा सब्सटेंस ये है। ये क्या करेंगे, जब ये आपस में मिलेंगे, मान लीजिए ये आपस में यहाँ पर आकर मिले, तो इनके बीच में जो ये सतह बनेगी, लेयर बनेगी जहाँ पर ये आपस में मिलेंगे, इसे हम कहते हैं इंटरफेस। The interface or surface is represented by separating the bulk phases by a hyphen or a slash। जो इंटरफेस या फिर सरफेस होता है उसको बल्क फेज से सेपरेट करने के लिए उसको हाइपन या फिर स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये उसका जो ऊपर होगा, बाहर की जो ये लेयर होगी, ये होगा सरफेस, और इसके अंदर का जो भी फेज़ होगा उसे कहते हैं बल्क फेज़। यानी इसके अंदर की जो वॉल्यूम है, जितने भी इसके अंदर का जो पार्ट है, उसे हम कहेंगे बल्क फेज़। ऊपर का जो सरफेस है ये सरफेस कहलाएगा, ऊपर का जो ये पार्ट है, अंदर का जो ये सब पार्ट है, पूरा का पूरा वॉल्यूम, इसे हम कहेंगे इसका बल्क फेज़। तो इस बल्क फेज़ को सरफेस से सेपरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइफन या फिर स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, द इंटरफेस बिटवीन अ सॉलिड एंड अ गैस मे बी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड गैस और सॉलिड या फिर गैस। तो जो इंटरफेस होता है सॉलिड और गैस के बीच में, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखने के लिए हम या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉलिड और गैस के बीच में एक हाइफन लगा देते हैं, या फिर उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉलिड और गैस के बीच में एक स्लैश लगा देते हैं। ये स्लैश होता है और ये हाइफन होता है। तो जहाँ पर भी ऐसा इस तरीके से लिखा हुआ हमें दिख जाए, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में इंटरफेस है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी देर इज़ नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस। और गैसेस के बीच में कोई भी इंटरफेस नहीं बनता, क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो आपस में मिसिबल होती हैं, आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाती हैं, तो उनके बीच में इंटरफेस बनना पॉसिबल नहीं है। द बल्क फेजेस दैट वी कम अक्रॉस इन सरफेस केमिस्ट्री मे बी प्योर कंपाउंड और सॉल्यूशन। और जो बल्क फेज जिनको हम सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिन सब्सटेंसेस को, या तो वो प्योर कंपाउंड्स होंगे या फिर प्योर सॉल्यूशंस होंगे। The interface is normally a few molecule thick, but its area depend on the size of the particle of bulk phases। और जो इंटरफेस होता है वो कुछ मॉलिक्यूल्स का से थिक होता है, कहने का मतलब है वो कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, लेकिन जो इंटरफेस का एरिया है ये डिपेंड करता है बल्क फेज के जो पार्टिकल्स वो किस प्रकार के हैं। मान लीजिए ये सॉलिड है, इसके ऊपर ये गैस आकर इससे जो है इससे चिपक गई, या फिर जो गैस है इससे आकर जुड़ गई, इनके बीच में ये इंटरफेस बना। तो जो ये इंटरफेस बनता है ये कुछ मॉलिक्यूल थिक हो सकता है, यानी कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो सकता है, इसकी मोटाई कुछ मॉलिक्यूल तक हो सकती है। लेकिन जो एरिया होता है इंटरफेस का वो डिपेंड करता है बल्क फेज के पार्टिकल क्या हैं। यानी ये सॉलिड है, सॉलिड पर आकर गैस जुड़ गई, तो ये जो सॉलिड है इसका ये जो बल्क फेज है ये सॉलिड किन पार्टिकल से मिलकर बना है, इस पर डिपेंड करेगा कि जो इंटरफेस है उसका एरिया कितना होगा। ये सॉलिड, ये जो बल्क फेज है इसके पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। Many important phenomena noticeable amongst these being corrosion, electrode processes, heterogeneous catalysis, dissolution and crystallization occur at interfaces। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिनोमिना होते हैं, प्रोसेस होते हैं जो इंटरफेस पर होते हैं, जैसे कि कोरोजन हो गया, जंग लगना, इंटरफेस पर होगा ये भी। इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस जो होते हैं, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस होता है, डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है। The subject of surface chemistry finds many application in industry, analytical work and daily life situation। और जो सरफेस केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है या फिर ये ब्रांच है, इसका इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे एनालिटिकल वर्क होते हैं, जांचने के लिए जो वर्क किए जाते हैं, और बहुत सारी डेली लाइफ सिचुएशन होती है जहाँ पर हम सरफेस केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। To accomplish surface chemistry studies meticulously, it becomes imperative to have a really clean surface। तो जो सरफेस केमिस्ट्री की जो स्टडीज़ होती हैं, सरफेस की जो स्टडीज़ होती हैं, उनको सही तरीके से करने के लिए
मेटिकुलसली का मतलब होता है बारीकी से करने के लिए जो सरफेस है वो पूरी तरीके से साफ होना चाहिए। मान लीजिए इस सरफेस की हमें स्टडी करनी है तो ये सरफेस पूरी तरीके से साफ होना चाहिए, इम्प्योरिटीज से बिल्कुल बचा हुआ होना चाहिए। अंडर वेरी हाई वैक्यूम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -8 to 10 to the power -9 पास्कल इट इज़ नाउ पॉसिबल टू ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सरफेस ऑफ द मेटल्स। तो बहुत सारे हाई वैक्यूम में, यानी बहुत ज़्यादा हाई वैक्यूम से, हाई वैक्यूम कहते हैं बिल्कुल खाली हो, वहाँ पर कोई भी इम्प्योरिटीज़ कोई भी पार्टिकल ना हो। वैक्यूम कितने ऑर्डर का होना चाहिए? 10 to the power -8 से 10 to the power -9 पास्कल का अगर हमें वैक्यूम मिल जाए, इतने ऑर्डर का वैक्यूम, इतने ऑर्डर के वैक्यूम से जो मेटल्स होते हैं उनके सरफेस को बहुत ज़्यादा क्लीन किया जा सकता है, अल्ट्रा क्लीन किया जा सकता है, वहाँ पर इम्प्योरिटी का नामो निशान भी नहीं होगा। सॉलिड मटीरियल विद सच क्लीन सरफेस need to be stored in vacuum, otherwise these will be covered by molecule of the major component of air namely dioxygen and dinitrogen। तो जो सॉलिड मटेरियल होते हैं जिनका इतना ज़्यादा अल्ट्रा क्लीन सरफेस उनका किया जाता है तो उनको लगातार वैक्यूम में रखा जाता है, क्योंकि अगर उनको वैक्यूम में नहीं रखा जाएगा तो जो डाइऑक्सीजन होते हैं या फिर डाइनाइट्रोजन होते हैं उनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं और उन पर लेयर बना सकते हैं, और जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की लेयर बन जाएगी तो वो इम्प्योर हो जाएंगे, तो सरफेस केमिस्ट्री की स्टडीज़ इतनी बारीकी से नहीं की जा सकेगी। इन दिस यूनिट यू विल बी स्टडीइंग सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री सच एज एड्जॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलॉइड्स इंक्लूडिंग इमल्सन एंड जेल। इस यूनिट में हम सरफेस केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे, जैसे कि एड्जॉर्प्शन हो गया, कैटालिसिस हो गया, कोलॉइड्स हो गया, और जो कोलॉइड्स होते हैं उनमें इमल्सन्स और जेल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है एड्जॉर्प्शन। There are several examples which reveal that the surface of a solid has the said tendency to attract and retain the molecule of the phase with which it comes to contact। तो ऐसे बहुत सारे हमें एग्जाम्पल मिल जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई भी सॉलिड जो किसी दूसरे फेज़ के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अगर संपर्क में आता है तो वो उन मॉलिक्यूल के जो दूसरे फेज़ है उनके मॉलिक्यूल को अपने में अट्रैक्ट कर लेगा और उनको अपनी सरफेस पर रिटेन कर लेगा। मान लीजिए क्या है, हमारा सॉलिड है और यहाँ पर जो दूसरा फेज़ है वो क्या है? गैसेस हैं। अब क्या हुआ, ये सॉलिड इन गैसेस के संपर्क में आ गया तो क्या करेगा, इस सॉलिड में टेंडेंसी होती है कि वो इन गैस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है और अपनी सरफेस से जोड़ लेता है, अपनी सरफेस पर रिटेन कर लेता है। इसी तरीके से मान लीजिए सॉलिड है, यहाँ पर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, अगर ये लिक्विड के कांटेक्ट में भी आ जाए तो सॉलिड में क्या होती है, सॉलिड की अपनी टेंडेंसी होती है वो इन लिक्विड के मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पर रिटेन कर लेता है। पहले अट्रैक्ट करेगा फिर अपने सरफेस पर क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा। These molecules remain only at the surface and do not go deeper into the bulk। तो जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं दूसरे फेज के, गैस भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है, तो जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सरफेस पर रहते हैं और सॉलिड के अंदर बल्क में नहीं जाते। क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हुए ये सिर्फ सरफेस पर रहेंगे, सॉलिड के अंदर वो नहीं जाएंगे। कहाँ पर जुड़े रहेंगे? सरफेस पर जुड़े रहेंगे। द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed adsorption। तो किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का किसी भी सॉलिड या फिर लिक्विड के सरफेस पर जो एक्यूमुलेशन होगा उसके सरफेस पर, ना कि उसके बल्क पर, तो उसके सरफेस पर जो एक्यूमुलेशन होगा उसे हम कहेंगे एड्जॉर्प्शन। तो सिंपल शब्दों में क्या है, जब भी किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर कोई दूसरे मॉलिक्यूलर स्पीसीज आकर जुड़ जाते हैं, वो सिर्फ सरफेस पर जुड़े रहते हैं और उसके अंदर तक नहीं जाते, तो उसे हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन। द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट्स और एक्यूमुलेट एट द सरफेस इज टर्म्ड एड्जॉर्बेंट एंड द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच द एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट। तो जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज या फिर सब्सटेंसेस जो सरफेस पर आकर इकट्ठा हो रहे हैं वो कहलाते हैं एड्जॉर्बेंट, और जिस मटेरियल पर इकट्ठा हो रहे हैं वो कहलाता है एड्जॉर्बेंट। अब देखिए ये सॉलिड ही मान लीजिए, ये सॉलिड है, इस पर क्या हुआ, बाहर से जो गैसेस सब्सटेंस है वो इस पर आकर जुड़ गए।
गैसियस सब्सटेंस इसके कांटेक्ट में आए और इसके सरफेस से जुड़ गए। अब क्या हुआ, जो ये गैसियस सब्सटेंसेस जो सॉलिड के सरफेस पर आकर जुड़े वो कहलाते हैं एडसोर्बेट, जो आकर जुड़े, और जिस पर जुड़ रहे हैं वो कहलाता है एडसोर्बेंट। यहाँ पर सॉलिड पर जुड़ रहे हैं तो सॉलिड एडसोर्बेंट है, और जो जुड़ रहा है वो गैसियस पार्टिकल्स हैं तो ये कहलाते हैं एडसोर्बेट, और यही प्रोसेस कहलाता है एडसोर्प्शन। यानी ये गैसियस सब्सटेंस इस सॉलिड पर आकर इकट्ठा हो गए सरफेस पर, यह प्रोसेस कहलाएगा एडसोर्प्शन। एडसोर्प्शन इज इसेंशियली ए सरफेस फिनोमिना। एडसोर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमिना है, किसी भी सब्सटेंस की सिर्फ सरफेस पर होता है, उसके बल्क में यानी उसके अंदर तक नहीं जाता। सॉलिड्स पर्टिकुलरली इज फाइनली डिवाइडेड स्टेट हैव अ लार्ज सरफेस एरिया एंड देयरफॉर चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, कोलोइड्स, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट एक्ट एज गुड एडसोर्बेंट। जो सॉलिड्स जो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होते हैं, यानी जो कह लीजिए पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं या फिर छोटे छोटे क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो जो चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना जेल हो गया, क्ले, कोलोइड्स, मेटल्स जो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होते हैं, ये गुड एडसोर्बेंट के रूप में एक्ट करते हैं क्योंकि इन सभी का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एडसोर्प्शन होगा, उतना ज़्यादा अच्छा एडसोर्बेंट होगा। अब यह है इसमें फाइनली डिवाइडेड स्टेट। मान लीजिए हमारा कोई सॉलिड है, इसका एरिया इतना है, अब इसको अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाए, टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, इस तरीके से पाउडर साइज का बना जाए, जैसे पाउडर होता है इस तरीके से इसको बना दिया जाए, तो ये जो इतना सॉलिड पार्टिकल्स थे, ये जब इसको पाउडर फॉर्म में कर दिया जाएगा, छोटे छोटे या फिर छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में कर दिया जाएगा, तो ये दूर तक फैल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जो ये सॉलिड है ये डिवाइडेड स्टेट में नहीं था, इसको छोटे छोटे डिवाइडेड स्टेट में कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तो ये पाउडर फॉर्म में बहुत दूर तक फैल गया है। इसका मतलब क्या है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, और जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल आकर इससे जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा एडसोर्प्शन होगा। ये आपको याद रखना है। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, यहाँ पर ये दिया गया है। ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है, इफ़ अ गैस लाइक O2, H2, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, Cl2, NH3 और SO2 इज टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल containing powdered charcoal, it is observed that the pressure of the gas in the enclosed vessel decreases। अगर क्या किया जाए, एक क्लोज्ड वेसल लिया जाए, मतलब बंद बर्तन ले लिया जाए, और उस बंद बर्तन के अंदर क्या हो, पाउडर्ड चारकोल हो, और इस क्लोज्ड वेसल के अंदर हम इनमें से कोई भी गैस भर दें, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि वेसल के अंदर यानी बर्तन के अंदर इन गैस का जो प्रेशर होता है वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होगा, The gas molecule concentrate at the surface of the charcoal, that is gases are adsorbed at the surface। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो चारकोल की सरफेस पर आकर कंसनट्रेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो गैसेज हैं वो सरफेस पर एडजॉर्ब्ड हो जाते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए हमने कोई ये बंद बर्तन लिया, यहाँ से ये बंद है, इसमें हमने क्या किया, सिंपली कोई भी गैस भर दी, ऑक्सीजन गैस भर दी। अब यहाँ पर कोई भी पाउडर्ड चारकोल नहीं है। अब आपको पता है ये जो गैस होगी ये फ्री स्टेट में होगी बिल्कुल, तो जो इसके पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर फिर रहे होंगे, रैंडमली फिर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, जो ये गैसेस है ये फ्री स्टेट में हैं, ये अभी क्या करेगी, इस जो ये वेसल है जो हमने बर्तन लिया इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करेगी, क्योंकि इसके पार्टिकल यहाँ भी टकराएंगे, यहाँ भी टकराएंगे, हर जगह पर टकराएंगे क्योंकि वो अभी फ्री हैं, तो इसका प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। अब हमने क्या किया, फिर से बर्तन लिया, इस बर्तन में हमने पाउडर्ड चारकोल यहाँ पर ये भर दिया, मान लीजिए पाउडर्ड चारकोल है, फिर हमने इसमें ऑक्सीजन गैस भर दी। अब क्या होता है, जो ये पाउडर्ड चारकोल होता है ये ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी इस पाउडर्ड चारकोल पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर आकर जुड़ जाएंगे। अब क्या होगा, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल
इस पर आकर जुड़ गए। अब ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में नहीं रहे। अब जो वो फ्री नहीं रहे तो वो जो ये बर्तन है, ये वेसल है, इस पर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो फ्रीली मूव तो नहीं कर सकते क्योंकि वो पाउडर चारकोल पर एड्जॉर्ब हो चुके हैं। अब जो थोड़े बहुत फ्री पार्टिकल होंगे वो इधर उधर मूव करेंगे और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब जो ज़्यादा पार्टिकल थे वो ज़्यादा प्रेशर लगाते थे, अब फ्री पार्टिकल कम बच गए तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर इस बर्तन में डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पार्टिकल इस पाउडर चारकोल पर एड्जॉर्ब हो चुके हैं। अब है सेकंड, इन ए सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई से मिथाइलिन ब्लू when animal charcoal is added and the solution is well shaken, it is observed that the filtrate turned colorless. The molecules of the dye thus accumulate on the surface of charcoal, that is are adsorbed. तो सर इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम ऑर्गेनिक डाई का सॉल्यूशन लें जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, जब इस मिथाइलिन ब्लू में क्या किया जाए, एनिमल चारकोल इसमें ऐड कर दिया जाए और इस सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से शेक कर लिया जाए, हिला लिया जाए, मिक्स कर लिया जाए, तो ये हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि जो फिल्ट्रेट है वो कलरलेस हो जाता है। यानी इस सॉल्यूशन को जब हम छानेंगे एनिमल चारकोल ऐड करने के बाद, तो जो फिल्ट्रेट आएगा, छानने के बाद जो फिल्ट्रेट आएगा वो कलरलेस आएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो डाई के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चारकोल पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी चारकोल पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मिथाइलिन ब्लू का यहाँ पर सॉल्यूशन है, जब अभी ये कुछ कलर इम्पार्ट करेगा, अब हमने क्या किया, इसमें एनिमल चारकोल यहाँ पर ऐड कर दिया, तो जो मिथाइलिन ब्लू के जो पार्टिकल्स हैं वो इस एनिमल चारकोल पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, इससे चिपक जाते हैं। तो कि फिर क्या करते हैं, हम इस सॉल्यूशन को हम अच्छी तरीके से शेक कर लेते हैं। जब हम सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से शेक करने के बाद जब हम इसको फिल्टर करेंगे, इसको छानेंगे, तो जो फिल्ट्रेट आएगा वो कलरलेस आएगा, क्योंकि जो मिथाइलिन ब्लू के जो पार्टिकल थे वो तो इससे जुड़ गए, जिससे जो फिल्ट्रेट हो जाता है वो कलरलेस हो जाता है। यानी जो डाई के पार्टिकल्स हैं वो कलर प्रोवाइड नहीं करा पाते क्योंकि वो तो एनिमल चारकोल से जुड़ चुके हैं। अब थर्ड है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रो शुगर व्हेन पास्ड ओवर बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल बिकम कलरलेस एज द कलरिंग सब्सटेंस आर एड्जॉर्ब्ड बाय द चारकोल। रो शुगर का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, कच्ची चीनी का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, जब उसको पानी में मिक्स कर दिया जाएगा, जब इस एक्वस सॉल्यूशन को एनिमल चारकोल के जो बेड्स होते हैं, उन लेयर्स होती हैं, उनके ऊपर से पास किया जाता है, तो ये रो शुगर कलरलेस हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुगर के अंदर जो कलरिंग सब्सटेंस होगा, उस कलरिंग सब्सटेंस को एनिमल चारकोल एड्जॉर्ब कर लेंगे, अपने ऊपर अपने कंसंट्रेट कर लेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे। मान लीजिए क्या है, एनिमल चारकोल का बेड है, इसके ऊपर से रो शुगर का जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, उससे वो पास किया गया। अभी इस रो शुगर में कुछ ना कुछ कलर होगा, जब इसके ऊपर से पास होकर, एनिमल चारकोल के पास होकर जो शुगर निकलेगी वो बिल्कुल वाइट कलर की निकलेगी, चीनी बिल्कुल वाइट कलर की निकलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रो शुगर के अंदर जो कलरिंग सब्सटेंस होता है उसको ये एनिमल चारकोल एड्जॉर्ब कर लेता है। कलरिंग सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो गया, हमें बिल्कुल वाइट चीनी मिल जाती है। अब फोर्थ है द एयर बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द जेल। जो एयर होती है वो सिलिका जेल की प्रेजेंस में ड्राई हो जाती है, क्योंकि वो एयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनको सिलिका जेल एड्जॉर्ब कर लेती है। आपने देखे होंगे, आप कभी भी जब शूज़ खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, तो उनके अंदर एक छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, वो पैकेट्स होते हैं सिलिका जेल के। वो पैकेट्स इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि जो पैकेट बॉक्स के अंदर जो एयर होगी उसमें मॉइस्चर भी होगा, यानी उसमें उस एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे। तो जो ये सिलिका जेल के जो पैकेट्स होते हैं, ये एयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एड्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेंगे सरफेस के ऊपर, जिससे एयर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और एयर बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, और जो शूज़ होंगे उनको कोई भी हार्म नहीं होगा। जो शूज़ होंगे वो वाटर के मॉलिक्यूल उनको कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनको तो सिलिका जेल एड्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए जूतों के अंदर सिलिका जेल इसलिए ही रखी जाती है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट सॉलिड सरफेस कैन होल्ड द गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल बाय वर्च्यू ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो ऊपर हमने जो एग्जाम्पल पढ़े उनसे हमें क्या पता चल गया कि जो सॉलिड के सरफेस होते हैं, वो गैस हो या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल हों, उनको एड्जॉर्प्शन के द्वारा अपने सरफेस से जोड़े रखते हैं।
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन विच इट इज़ एड्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। तो जिस प्रोसेस से या फिर वह प्रोसेस जिससे कोई भी एड्जॉर्ब सब्सटेंस किसी भी सरफेस से रिमूव किया जाता है, अलग किया जाता है, उसे हम कहते हैं डिसॉर्प्शन प्रोसेस। मान लीजिए सॉलिड है, इस पर ये गैस के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, अब मतलब एड्जॉर्ब हैं। अब क्या करें, इन गैस के मॉलिक्यूल को हमें इनसे अलग करना है। यहाँ से इस सरफेस से गैस के मॉलिक्यूल अलग करने हैं, यहाँ पर ये हमने अलग कर दिए। तो ये जो एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल थे, जब इनको सरफेस से अलग किया जाता है, रिमूव किया जाता है, वह प्रोसेस कहलाता है डिसॉर्प्शन प्रोसेस। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।